हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल बाय प्रो टैलेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेली करंट अफेयर मॉड्यूल होते हैं जो आपके लिए काफ़ी काम के होते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंडक्ट करके रखी होती है, क्रिएट करके रखी होती है, जिसको आपको नोट्स लगाकर एग्जाम में बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, भारत का 18th लोकसभा का इलेक्शन हो गया। अब लोकसभा में अगेन से प्रोसेस चालू हो गया है कि आगे एक्टिविटी क्या क्या होगी। सबसे पहली शुरुआत होती है लोकसभा में कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट हुए हैं उनको ओथ दिलाना। उनको ओथ कौन दिलाते हैं? दैट इज अ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है ना? कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, आप समझदार लोग हैं, आप पहली बार थोड़ी सुनोगे ये वर्ड। ठीक है, आपने तो पक्का ही देखा होगा ये वर्ड। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है जो टेम्पररी स्पीकर है, जो ओथ दिलाते हैं सभी इगेन से मेंबर्स को। उसके बाद वो स्पीकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, स्पीकर का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने कल बात करी थी इन आवर लाइव सेशन कि स्पीकर के रोल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। स्पीकर के रोल के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट इंक्लूड होता है टू डिसाइड ऑन अ पर्टिकुलर बिल, वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय मनी बिल? एक ऐसा बिल जो पैसों के बारे में बात करता है। ये सुनो दोस्तों, पैसों का बिल, मनी बिल, बजट या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट विच इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नोन एज मनी बिल। नाउ दिस मनी बिल कोई मतलब जो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, क्या वो मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? इट इज स्पीकर। दैट इज वेरी क्रूशल। और क्रूशल इसलिए भी है कि अगर मानो लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस करा और अगर वो पास नहीं हुआ, देन कैबिनेट मस्ट रिजाइन। किसको रिजाइन करना पड़ता है? कैबिनेट को। यस और नो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो दैट इज वाई स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीकर के इलेक्शन के बारे में बातें चल रही है दोस्तों। स्पीकर का इलेक्शन इज अ रेयर कॉन्टेस्ट इन अवर कंट्री। 18th लोकसभा is all set to witness a rare contest for the speaker's post on today। आज होगा, ठीक है, जहां पे जो एनडीए की तरफ से मिस्टर ओम बिरला जो बीजेपी के हैं, ठीक है, एंड सामने एक और बंदे हैं जो कांग्रेस की तरफ से, विच इज कोडिकुनिल सुरेश के सुरेश, ठीक है, जो इंडिया ब्लॉक की तरीके से है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच में कंसेंसस हो नहीं पाया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज दैट वेरी क्लियर? दोस्तों, भारत में इसके पहले कभी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था? हाँ जी, ज़्यादातर इलेक्शंस नहीं होते हैं स्पीकर के। जो भी इगेन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यूनानिमसली अपने अंदर लोगों को डिसाइड करके बना देते कि भैया ये हमारे स्पीकर होंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, पर जब पहली बार 1952 में इलेक्शन होने के बाद जब पहली बार लोकसभा मिली, दैट्स अ फर्स्ट लोकसभा, उस समय पे, ठीक है, दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ था। पहला मिस्टर जीवी मावलंकर एंड सेकेंड वॉज शांताराम मोरे। ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ और जीते कौन? जीवी मावलंकर। तो दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। यस और नो? दैट इज द फर्स्ट थिंग। 1967 में नीलम संजीवा रेड्डी फ्रॉम कांग्रेस का इगेन से कॉन्टेस्ट हो रहा था इगेन से तेनेती विश्वनाथम, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी, वो उनको सपोर्ट कर रही थी। फाइनली जीते कौन? कांग्रेस के संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। 1976 में, ठीक है, बालीराम भगत वॉज इलेक्टेड बाय डिफीटिंग जगन्नाथ राव जोशी, जनसंघ के मेंबर। तो अभी तक इस तरीके के इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के स्पीकर के बारे में। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओम बिरला इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज 17th लोकसभा के ये स्पीकर रह चुके हैं। आपको पता होगा लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन होता है, ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज राज्यसभा का स्पीकर की पोस्ट इज एन एक्स ऑफिशियो पोस्ट। व्हाट यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो पोस्ट? any post
ठीक है, which is filled by some other post. So that means you are, you can say, holding that particular post, you are automatically holding this post. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर विल बी ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट. एनीवन हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बिकम राज्यसभा के स्पीकर. चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. एक बहुत बड़ी न्यूज़, बड़ी इंपॉर्टेंट, आज आपको इसके बारे में जितना अखबार में आए, जो भी अखबारों में इसके बारे में बातें हुई हो, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में सजेस्ट करूंगा कि इसको आज के आज डिटेल में पढ़ लीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या बात हो रही है ये देखिए. विकीलीक्स अनाउंस्ड Assange release from Belmarsh prison on June 24 after 1901 days of imprisonment. किसने अनाउंस किया? विकीलीक्स ने. किसका रिलीज अनाउंस किया? असांज. कहाँ से? बेलमार्श. कौन सी तारीख को? जून 24. कितने दिनों के बाद? 1901 डेज. ठीक है, अब आप ये पूछेंगे सर क्या बात चल रही है, ये क्या बोल रहे हो, कौन है विकीलीक्स, कौन ये जूलियन असांज, क्यों उनको छोड़ा, क्या मुद्दा है? चलिए क्विकली एक एक करके समझ लेते हैं दोस्तों. सबसे पहले जूलियन असांज कौन है वो समझते हैं. जूलियन पॉल असांज, ही वॉज बॉर्न इन 1971, नेशनलिटी उसकी ऑस्ट्रेलियन है. ठीक है, और ही इज अ जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर. ठीक है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ विकीलीक्स in 2006. WikiLeaks is a platform for whistleblower. Who is whistleblower? Whistleblower are the people who will tell to the world कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो रही है. So they are publishing classified sensitive documents anonymously. This is what they do. So platform became known for its use of encryption टू प्रोटेक्ट द सोर्सेस. ठीक है, विकीलीक्स में जो भी पब्लिश होता था सॉरी, वो कभी बता नहीं पाते थे कि किसने कहाँ से अपलोड किया. एनक्रिप्शन बड़ा तगड़ा था. ठीक है, और गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंट चीज़ें ये लोग लीक करते थे. दैट इज विकीलीक्स. दैट इज विकीलीक्स. ठीक है, और वो है आपके जूलियन असांज. ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई दोस्तों. चलिए बढ़िया. सो जूलियन असांज, ठीक है, के ऊपर आरोप क्या था? ठीक है, शुरुआत में 2006 में जब इन्होंने ये सब पब्लिश करा, ठीक है ना, उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीके का एनक्रिप्शन टूल यूज़ किया था जिसका नाम था टॉर. ठीक है, एंड दैट बिकम वन ऑफ द वेरी क्रूशियल वन. ठीक है, शुरुआत में उन्होंने यूएस की अलग अलग प्रैक्टिसेस को अगेन से लीक करा. वन ऑफ देम वाज गुआंतनामो बे प्रिजन के प्रैक्टिसेस जो चल रही थी उसके बारे में. जो सबसे बड़ा मेजर लीक आया वो यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का आया, जब इराक और अफगानिस्तान वॉर के अंदर यूएसए ने क्या क्या गलतियां करी थी और उसका सिग्निफिकेंट पब्लिक एक्सपोजर हुआ. ठीक है, और जिसकी वजह से जूलियन असांज को अगेन से बड़ी दिक्कतें हुई. दोस्तों, यह है जूलियन असांज का चिट्ठा जो उन्होंने यूएसए की बहुत सारी चीज़ों को लीक करवाया. सबसे पहला 2007 में अपाचे हेलीकॉप्टर वीडियो उन्होंने रिलीज किया, है ना, जहाँ पे यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर वाज अटैकिंग ऑन बगदाद, किलिंग सिविलियंस एंड 2 रॉयटर जर्नलिस्ट. ठीक है, बाद में यूएस मिलिट्री ने बोला इट इज़ अ कोलेटरल डैमेज. ठीक है, इट इज़ नोन एज कोलेटरल डैमेज. सबसे पहले ये हुआ. फिर बाद में इराक और अफगानिस्तान का वॉर लॉग इन्होंने पब्लिश करा. इट्स एन एक्सटेंसिव लॉग विच डिटेल्स द वॉर्स ऑफ इराक एज वेल एज अफगानिस्तान, जो ये बताता है कि कितनी सिविलियन कैजुअलिटी हुई. ठीक है, और वॉर टाइम क्राइम हुए जिनके ऊपर आईसीसी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इनके ऊपर कुछ नहीं करेगा, वो रशिया के ऊपर करेगा. ये सनो, तो ये बात अपने को पता होना चाहिए. बाद में केबल गेट वीकेंड से बारे में बात हुई, जहाँ पे मैसिव कलेक्शन ऑफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेटिक केबल्स को इन्होंने रिलीज किया, है ना, जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन था बिटवीन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड वेरियस एम्बेसीज, जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक स्कैंडल और इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रेटेजीज पब्लिश हो गए. फिर आया गुआंतनामो बे फाइल. गुआंतनामो डिटेंशन कैंप है
जेल है जो जिनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल को वायलेट करता है और वहाँ पे लोगों के साथ बड़ी एक से नाइंसाफ़ी होती है। और बाद में डीएनसी एंड पोडेस्टा ईमेल हुआ विच इज़ डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी, एंड जॉन पोडेस्टा हिलेरी क्लिंटन के कैंपेन के चेयरमैन थे, ठीक है। 2016 में यूएस इलेक्शन के दौरान ये लीक ने फॉरेन इंटरफियरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में डाउट क्रिएट किया। तो एक तरीके से इनके ऊपर आरोप है एस्पाइनेज का, स्पाई कर रहे हो आप हमारे कंट्री के खिलाफ। दिस इज व्हाट यूएसए पुट अ ब्लेम ऑन। जूलियन असांज के ऊपर क्या ब्लेम आया कि आप हमारे कंट्री के खिलाफ स्पाई कर रहे हैं। क्या आरोप है उनके ऊपर? एस्पायोनेज। क्या आरोप है? एस्पायोनेज, ठीक है। तो इनके ऊपर आरोप था। अब हुआ ये कि ये जो भाई साहब है ना, ठीक है, ये जो भाई साहब है इनको पकड़ के जेल में तो डाल दिया। अब हुआ क्या, ये कहाँ पे गए? व्हाट हैपन विथ रिस्पेक्ट टू हिज एंटायर एक्टिविटी? सो प्राइमरली इनको भागना पड़ा यूएसए से, ठीक है, और उनको इक्वेडोर की एम्बेसी में सपोर्ट मिला, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग ऑन। सो तो ये जूलियन असांज के ऊपर किस तरीके की एक्टिविटी, किस तरीके के चार्जेस लगे, ठीक है। इनको सबसे पहले तो यूके में 2010 में इनको अरेस्ट करा गया। 2010 में है ना एक यूरोपियन वारंट आया कि भैया आप हम एक तरीके का गलत काम कर रहे हो, ठीक है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट का भी एक स्वीडन के ऊपर से आरोप लगा। बाद में है ना ही टुक असाइलम, है ना, नोट किया जाए, ही टुक असाइलम ओके इन इक्वाडोरियन एम्बेसी इन लंदन। कहाँ पे गए ये? लंदन, ओके। और यूके में थे, पकड़ लिए गए थे। बाद में इक्वाडोर नाम की कंट्री ने इनको एक तरीके से देखा जाए तो असाइलम दे दिया, जो 2012 से 2019 तक वहाँ पे रहे, ठीक है। प्राइमरली वो वहाँ पे इसलिए रहे ताकि स्वीडन के ऊपर जो आरोप था, स्वीडन की कंट्री से उनके ऊपर आरोप क्या था भैया? सेक्सुअल एलिगेशन का, ठीक है। तो इसकी वजह से वो वहाँ पे असाइलम में रहे, और अगर वो स्वीडन में रहते तो बाद में यूएस में एक्स्ट्राडाइट कर लेते इनको, ठीक है। फिर 2019 में इक्वाडोर ने अपना असाइलम रिवोक कर दिया, जिसकी वजह से इनको वापस ब्रिटिश अथॉरिटी ने जेल में डाल दिया, ठीक है। सो ही वॉज इम्प्रिजन इन बेलमार्श हाई सिक्योरिटी प्रिजन, ठीक है, विच इज़ वेरी सिक्योर्ड प्रिजन बेलमार्स, ठीक है। और बाद में वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि उनको यूएस में एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे एस्पायनेज के, तो इसकी वजह से ये एक्स्ट्राडिशन की बातें चल रही थी। जून 2023 में ही एग्रीड टू प्लीड गिल्टी ऑन 1 काउंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्टेन एंड डिस्क्लोज क्लासिफाइड यूएस नेशनल डिफेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उन्होंने 2023 जून में अग्री कर दिया कि भैया मैं इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेलमार्स प्रिजन से रिलीज होंगे, and he is going to, you can say, serve remainder of his prison, his sentence in Australia, in his home country. This is going to be one of the very important one. अब इसके साथ एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, which is connected to, you can say, चेल्सिया मैनिंग। क्या नाम है? चेल्सिया मैनिंग का केस, वेरी इंपॉर्टेंट वन दोस्तों। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है जो आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डेवलप हुआ। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड हु इज विसल ब्लोअर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पायनेज अगेंस्ट एक्ट। सो एस्पायनेज एक्ट का मतलब होता है अनऑथोराइज हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट सीक्रेट। विसल ब्लोअर होता है जो एक्सपोज करता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज़, है ना, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होती है पर इलीगल होती है, अनएथिकल होती है या करेक्ट नहीं होती है, ठीक है, उसके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चेल्सिया मैनिंग का केस हुआ था, ठीक है, जहाँ पे चेल्सिया मैनिंग के ऊपर भी एस्पायनेज चार्ज लगा था, ठीक है। और चेल्सिया मैनिंग ने बाद में जब एक से अग्रीमेंट दे दिया, है ना, चेल्सिया मैनिंग को करीबन 35 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिला था फॉर कन्विक्टेड अंडर वायलेटिंग ऑफ एस्पायनेज एक्ट, है ना। तो उन्होंने 35 साल का जेल लगा था। यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, है ना, उन्होंने उनके सेंटेंस को कम्यूट करा, ठीक है, अलाउिंग हर टू गो फ्री इन 2017, ठीक है। तो बैरक ओबामा ने
उनको उनके चार्जेस को कम्यूट कर दिया था. सो चेल्सिया मैनिंग भी इस तरीके से एस्पायनेज चार्जेस में इन्वॉल्व थी. ओके, चलिए ग्रेट. सो दैट्स अ वंडरफुल स्टफ. आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट वन वेरी क्रूशियल पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू पुणे कार एक्सीडेंट का केस. पुणे कार एक्सीडेंट केस, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट. ठीक है, पुणे कार एक्सीडेंट के केस में हुआ क्या. एक जुवेनाइल था, ठीक है ना. उस जुवेनाइल को के ऊपर केस चल रहा था. ठीक है, बड़ा क्रूशियल है, इसको अच्छे से समझना. एग्जैक्टली जो आपके मन में है ना, ऐसे जनरल लोगों की बात सुनकर जो भी मन में विचार बने, उस विचारों को पॉजिटिव वे में देखना, लीगली देखने, उसके बारे में बात चल रही है. बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ दिस 17-year-old accused in Pune Porsche car accident case. ठीक है, डिक्लेयरिंग दैट द रिमांड ऑर्डर वॉज इलीगल. क्या बोला उन्होंने? रिमांड ऑर्डर इलीगल है और इसलिए उसको बाजू पे रख दीजिए. ठीक है, कोर्ट का डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग related to jurisdiction and appropriateness of juvenile justice board. दोस्तों, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जो कस्टडी का ऑर्डर है वो इलीगल है. कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कस्टडी ऑर्डर पास बाय JJB was illegal and issued without jurisdiction. The remand order was deemed and beyond the authority of JJB, thus warranting its nullification. बोल दिया कि इसको निकाल देना चाहिए. ठीक है, क्यों ऐसा? उन्होंने कहा द कोर्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग द एज ऑफ द अक्यूज्ड हु वाज अंडर 18 years of age at that time. The law treats minors differently, acknowledging their need for protection and rehabilitation rather than punishment. ठीक है, सो कोर्ट माइनर की एज को बड़ा महत्वपूर्ण देता है. ये बस समझना बहुत जरूरी है. What will be impact of the bail? The court noted that JJB's decision to remand minor to an observation home after he had already been released on bail nullified the effect of the bail. उनको ऑलरेडी बेल में छोड़ दिया है, फिर भी आप उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखोगे, आप उसको रिमांड में रखोगे, तो फिर बेल का क्या फायदा हुआ? This action was seen as inconsistent with the principle of juvenile justice and rights granted to the minor under the bail order. तो फिर ये सब बेल ऑर्डर देने का फायदा ही क्या हुआ? जो जुवेनाइल था, है ना, उसकी एक आंट ने, है ना, जो पैटर्नल आंट थी, उन्होंने हेबियस कॉर्पस का पिटिशन दाखिल करा था. आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 32 रीट्स पिटिशन के अंदर, आर्टिकल नंबर 32 हेबियस कॉर्पस बोलता है शो मी द बॉडी. क्या बोलता है? शो मी द बॉडी, ये बोलता है. ठीक है, सो बेंच अलाउड habeas corpus writ petition filed by paternal aunt of the accused who sought his release from the observation home. जो बिल्कुल वाजिब है कि भैया उनको लगता है कि एक जुवेनाइल है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है. ठीक है, और इसकी वजह से उनको तुरंत रिलीज करिए. कोर्ट अफर्म्ड दैट हेबियस कॉर्पस वाज एप्रोप्रिएट इन दिस केस ड्यू टू इलीगल नेचर ऑफ द JJB's ऑर्डर. नोट किया जाए, court directed that minor be placed in care and custody of this paternal aunt. This decision aligns with the principle of ensuring that minors' welfare in a familial and supportive environment में होना चाहिए. ये उन्होंने कहा. काउंसलिंग करनी चाहिए. दोस्तों, कोर्ट ने कहा ये अनफॉर्चुनेट नेचर ऑफ एक्सीडेंट हो चुका है विच रिजल्टेड इन डेथ ऑफ two young IT professionals. However, it emphasized that tragic outcome did not justify illegal detention of minor. ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है. कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से आप इलीगली किसी को तो जेल में नहीं रख सकते ना. दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, उन्होंने ऑब्वियसली इस बात के ऊपर ऑब्जेक्ट किया था. ठीक है, सो ही ऑब्जेक्टेड to the maintainability of habeas corpus plea. He said that it could only be filed if the order was illegal. और कोर्ट ने कहा कि yes, it was illegal. The prosecutor also argued that sending minor to the observation home was necessary because of his safety and well-being under section 104. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मुताबिक उनको
एक से प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर वो ऑब्जर्वेशन होम में रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, बाहर होंगे तो पब्लिक इनके ऊपर कुछ एक से परेशान करेगी। कोर्ट ने कहा कि ये सब गलत है, ये सब गलत है, इलीगल है, और प्रिंसिपल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस के मुताबिक जो रिमांड ऑर्डर है वो गलत है, इसको निकाल दीजिए। सही है, चलो बढ़िया। अगली न्यूज़ आ रही है विच इज़ कमिंग फ्रॉम again से द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारे अमित शाह साहब ने कहा अहेड ऑफ रोल आउट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, यूनियन होम मिनिस्टर टेस्ट ई साक्ष्य ऐप। आपको पता होगा नए क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2024। कौन से नए लॉ आ रहे हैं? पहला है भारतीय न्याय संहिता, किसको रिप्लेस करेंगे? इंडियन पिनल कोड 1860 को। भारतीय साक्ष्य संहिता, इट विल रिप्लेसेस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS रिप्लेसेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इनको रिप्लेस करेंगे। सही बात है? इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट इज दिस ई साक्ष्य ऐप? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू हेल्प पुलिस रिकॉर्ड द सीन्स ऑफ द क्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सर्च करना, सीजर करना और उसके डॉक्यूमेंट क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करना, बड़ा महत्वपूर्ण काम हो गया। ये तो हो गए भैया, अपनी पुलिस टेक्नोलॉजिकली से भी हो गई। क्या फंक्शनलिटी होगी? पुलिस ऑफिशियल विल अपलोड सेल्फी आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर। ईच रिकॉर्डिंग कैन बी अप टू 4 minutes लॉन्ग विथ मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स अलाउड पर FIR। वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये किसने एस्टैब्लिश करी है? ये ऐप NIC ने एस्टैब्लिश करी है ना। NIC इज अ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उन्होंने ये ऐप बनाई है। ये सुनो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ये ऐप को डेवलप करा है। दोस्तों, BNSS मैंडेट करता है कि इट इज कंपल्सरी टू हैव ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर इन ईच क्रिमिनल केस। अगर पुलिस कभी भी सर्च और सीजर के लिए जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑडियो वीडियो के मुताबिक रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों, देयर विल बी सम चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू नेसेसरी हार्डवेयर, नेसेसरी क्लाउड स्पेस, ये सब के लिए चैलेंजेस रहेंगे, पर फायदा तो जरूर होगा ना दोस्तों। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस। चलिए, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। चाइना का ल्यूनर प्रोब रिटर्न्स टू अर्थ विद द फर्स्ट सैंपल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ मून। कौन सा उनका मिशन था? चैंग-ई 6। ये आपने देखा था दोस्तों, चैंग-ई 6 इज अ मिशन अकम्प्लिश्ड। चाइना का चैंग-ई 6 probe successfully returned to earth with rocks and soil samples from the far side of moon। ठीक है, और वो कहाँ पे लैंड हुआ? It landed on earth on the inner Mongolian region in northern China। ठीक है, वहाँ पे ये लैंड हुआ। What is the significance of this mission? It's a first global achievement। This mission marks the first time the samples have been collected from far side of the moon। जो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के डायरेक्टर है जांग कीजिन, उन्होंने डिक्लेयर करा द मिशन इज सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग चाहते हैं ये समझना कि ये इतने साल पुरानी चीज़ है, ठीक है, कितने साल, करीबन 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, है ना। और ये हम देखेंगे कि क्या मिलेगा। अभी तक हमारे पास जो मून नियर साइड है अर्थ के तरफ, ठीक है, उसका डेटा हमारे पास है, पर उसका और जो फार साइड है, ठीक है, जो आउटर स्पेस को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है, कितना जोग्राफिक डिफरेंस है, जो हमें पता है बहुत सारा डिफरेंस है, पर उसकी ओरिजिन क्या है वो हमें पता चलेगा। फार साइड ऑफ मून हैज़ लॉट ऑफ माउंटेन्स, इट हैज़ लॉट ऑफ इम्पैक्ट क्रैटर, ठीक है, और रिलेटिवली जो नियर साइड पार्ट है वहाँ पे बिल्कुल मैदानी इलाका है, ठीक है। चैंगी 6 लैंडेड ऑन द साउथ पोल एटकेन बेसिन के ऊपर लैंड करा था, जो 4 बिलियन ईयर ओल्ड पुराना क्रेटर है, और वहाँ से हमें ये जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये जो पास्ट मिशन हुए USA ने किए, सोवियत ने करे, ठीक है ना, जिन्होंने मून के सैंपल कलेक्ट करे थे, पर ज़्यादातर इन्होंने नियर साइड पे करे थे,
ठीक है। और ये चाइना का अचीवमेंट है जिसने चैंगी 6 के ऊपर पहला मिशन करा, सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और ये नेशनल प्राइड रहेगा चाइना के लिए, ठीक है। शी जिनपिंग ने कहा इट इज़ अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन चाइनाज एफर्ट टू बिकम स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। दोस्तों ये कंपटीशन बढ़ रही है, ठीक है, ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ यूएसए, पर कंट्री लाइक जापान, country like India, we are working very hard to go to this, you can say, far side of moon. Coming to one very crucial news from Nepal. दोस्तों नेपाल से ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नोट करना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दहाल, जिसको पॉपुलरली प्रचंडा बोलते हैं, he affirmed that all territories east of महाकाली रिवर, महाकाली रिवर, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, पॉपुलरली नोन एज काली रिवर, ठीक है, दो ईस्ट साइड पे महाकाली रिवर का पार्ट है ये पूरा, ठीक है, जो आता है लिम्पीधुरा, लिपुलेख एंड काला पानी। नेपाल बोलता है कि ये पूरा का पूरा एरिया नेपाल का है, ठीक है। इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अपना एक बिल प्रेजेंट कर रहे थे, तब इन्होंने ये बात को रखा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक हिस्टोरिकल ट्रीटी हुई थी बिटवीन, यू कैन से, नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1868 में द ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था बिटवीन नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यू कैन से नेपाल इस बेसिस के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिलोंग टू नेपाल, ठीक है। 2020 में नेपाल की गवर्नमेंट ने, के दैट इज उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर केपी शर्मा ओली, ही अनवेल द न्यू पॉलिटिकल मैप जिसमें लिपुलेख, कालापानी, लिम्पीधुरा इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेपाल, ऐसा माना गया। व्हाट इज इंडियाज रिएक्शन? इंडिया रिएक्टेड स्ट्रांगली saying that Nepal's action is unilateral act, it is artificial enlargement। क्या वर्ड यूज करा, बड़ा मजेदार सा वर्ड यूज करा, इट इज आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट, ठीक है, आर्टिफिशियली अपने एरिया को एनलार्ज कर रहे हैं। इंडिया बोलता है लिपुलेख, काला पानी, लिम्पीधुरा इज पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। दोस्तों इंडिया इस बात के साथ सहमत नहीं है कि ये नेपाल का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। इंडिया और नेपाल के एक एक्सटेंसिव बॉर्डर है जो 1850 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो 5 स्टेट्स को मिलती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये मैंने आपको बताया ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्मेट में बताया है, नोट करना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड, ठीक है, ये हमारे बॉर्डर है। द बॉर्डर इश्यूज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया हैव बीन पॉइंट ऑफ कंटेंशन वेरी रिसेंटली, और ये दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, ठीक है। दोस्तों ये जो जोग्राफिकल एरिया है वो स्ट्रेटेजिकली वेरी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये हिमालयन रीजन में आता है, लिपू पास है वहाँ पे, इट इज़ अ क्रूशियल ट्रेड एंड ट्रैवल रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, अलॉन्ग विथ वेरियस अदर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी। और इसकी वजह से नेपाल जब ऐसा बोलता है, ठीक है, तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स को वहाँ उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, इंडिया के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों ये जो महाकाली रिवर हमने बात करी, जिसको पॉपुलरली काली रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक तरीके के नेचुरल बॉर्डर है नेपाल और इंडिया के बीच में। द रीजन कॉल लिम्पीधुरा, काला पानी, लिपुलेख are located on the northwestern part of Nepal in Himalayan region। और इंडिया बोलता है हमारा पार्ट है। नेपाल किस बेसिस के ऊपर बोलता है? नेपाल बोलता है द ट्रीटी ऑफ सगौली, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। दोस्तों इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई है ना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद इंडिया के पास जब ये सिस्टम आई तो लिपुलेख, काला पानी, लिम्पीधुरा आर द पार्ट ऑफ इंडिया। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC issued arrest warrants for Russian army chief and former defense minister over the strikes on Ukrainian infrastructure
एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एलिज्ड वॉर टाइम क्राइम। कौन लोग है ये? इट इज वालेरी गेरासिमोव, क्या नाम है उसका? वैलेरी गेरासिमोव एंड द सर्जेई शोइगु। The ICC warrants are latest in the series of against actions taken by this court over the Ukraine war. इन्होंने पहले भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करके रखा हुआ है। आईसीसी का हेडक्वार्टर किधर है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। आईसीसी कहाँ पर होता है भैया? आईसीसी इज नथिंग बट एट अ प्लेस कॉल्ड द हेग, नीदरलैंड्स में आता है ये, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यू से 6 है ना। उसके करंट प्रेसिडेंट है तोमोको अकाने, क्या नाम है उनका? तोमोको अकाने, ठीक है। टोटल द हेग के अंदर टोटल है ना यू कैन से 124 कंट्रीज के मेंबर है। आपने सुना होगा मिस्टर करीम अहमद खान, नाम सुना है आपने? मिस्टर करीम अहमद खान, करीम खान is a public prosecutor. He is public prosecutor in ICC. इजराइल के खिलाफ लेकिन से जो उन्होंने केस किया है वही वो करीम अहमद खान पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। तोमोको अकाने पता होना चाहिए, करीम खान पता होना चाहिए, और यह पता होना चाहिए कि आईसीसी बना है रोम स्टैच्यूट के द्वारा। किससे बना है? रोम स्टैच्यूट के द्वारा, ठीक है। ओके, कहाँ पर आया ये? हेग के अंदर। क्या इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ आईसीसी? नो, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, चलिए, ग्रेट। एंड आखिरी की एक मजेदार सी न्यूज़, यूक्रेन इज गोइंग टू फॉर्मली बिकम यूरोपियन यूनियन मेंबर, पर टाइम लगेगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के कमीशन के जो प्रेसिडेंट दिख रहे हैं आपको, जिसका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियन, ठीक है, ठीक है, जो कीव में गए थे। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, ओके, वहाँ पे गए थे और उन्होंने बोला यूक्रेन इज गोइंग टू बी मेंबर ऑफ ईयू बट इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम, ठीक है, बहुत समय लगेगा। हाउएवर दैट इज गोइंग टू बिकम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूक्रेन इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो, ठीक है। नेटो 32 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पर समय लगेगा इसके अंदर, ऐसी भाई मान्यता है। चलिए, ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल, ठीक है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अगेन से कंफर्टेबल विद दिस एंटायर मॉड्यूल। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आता है, इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए चैनल को, और लोगों को बताइए, ज़्यादातर लोगों को, टू ज्वाइन विद प्रो टैलेंट, ओके। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो बताइए मुझे, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।